हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग हमारे कंपनीज एक्ट का ये लास्ट यूनिट हम लोग देखने वाले, दैट इज नथिंग बट योर इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, अब बच्चों, इशू ऑफ डिबेंचर्स हमें सीखना है तो उसके पहले हमें ये जानना काफी जरूरी रहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स एंड ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं रिगार्डिंग दिस डिबेंचर्स, और ये अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे हमारे ये पर्टिकुलर पार्ट पे या इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। ठीक है, प्लीज बी फोकस्ड, ध्यान देना। अब होता क्या है बच्चों, मान के चलो एक कोई पर्टिकुलर कंपनी है, ठीक है, तो ये कंपनी अगर डिबेंचर इशू कर रही है तो ये जो डिबेंचर होंगे ये वैसे तो है शेयर्स के जैसे ही, बट इसमें क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनना। अब कंपनी क्या करती है, जब कभी डिबेंचर इशू करती है और कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसके पास में पैसा है, वो कंपनी के क्या करता है, डिबेंचर परचेस करता है। ओके, तो जब किसी बंदे ने डिबेंचर कंपनी का लिया और डेफिनेटली ये कंपनी को क्या देगा, मनी देगा। ओके, अगर कंपनी किसी को डिबेंचर इशू करती है तो वो बंदा कंपनी को क्या देगा बताना, मनी देगा। ये ऐसे बंदे को क्या बोला जाएगा, डिबेंचर होल्डर। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, आपसे डिबेंचर होल्डर नाम देंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली डिबेंचर होता क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये डिबेंचर, तो हमेशा याद रखना बच्चों, ये डिबेंचर रिप्रेजेंट्स लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम डिबेंचर होल्डर। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अगर डिबेंचर इशू कर रही है, बदले में ये डिबेंचर होल्डर अगर कंपनी को देता है पैसा, तो ये डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंपनी ने लोन लिया है। अरे बात समझे कि नहीं समझे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका डिबेंचर। तो हमेशा याद रखो बच्चों, जब कभी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो इसका मतलब है कंपनी ने लोन लिया। ओके, लोन टेकन बाय द कंपनी, क्योंकि लोन में भी क्या होता है, पैसा आता है अपने पास में और वो पैसा हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद में रीपे करना पड़ता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो ये होता है लोन में, तो वैसे ही कंपनी का भी क्या होता है बच्चों, ये डिबेंचर का काम होता है। ठीक है, तो जब भी आपको कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है ऐसा समझ में आया, तो कंपनी को जो पैसा मिलेगा दैट विल नथिंग बट द लोन टेकन बाय द कंपनी। ये आपके दिमाग में फिक्स कर लो। अब क्योंकि डिबेंचर का पैसा कंपनी के पास आए तो इसका मीनिंग होगा कि कंपनी ने लोन लिया है। ओके, तो अब इसमें एक चीज और आप लोग याद रखना है, कंपनी को हमेशा इन डिबेंचर होल्डर्स को देना पड़ता है इंटरेस्ट। देखो, जब कभी आप लोन लेते हो तो आपको सामने वाले बंदे को क्या देना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो भी लेंडर है जिसने आपको लोन दिया तो आपको उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो कंपनी अगर डिबेंचर इशू कर रही है तो उसको जो पैसा मिल रहा वो इन द फॉर्म ऑफ लोन होता है, वो नथिंग बट द लोन है। और ये लोन का ये लोग क्या देने वाले बताना, इंटरेस्ट देंगे। और किसको, डिबेंचर होल्डर्स को। अब ये भी बात याद रखना, ये जो इंटरेस्ट होता है ना बच्चों, ये फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट होगा। ये फिक्स रेट पे इंटरेस्ट होता है, ऐसा नहीं कि ये रेट चेंज होगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कंपनी किसको देने वाली है, डिबेंचर होल्डर्स को देगी। ओके, ये बात याद रखो। इसके अलावा एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी बच्चों, कि ये जो डिबेंचर एक कंपनी इशू करती है तो ये डिबेंचर को रीपे करना पड़ता है। ये भी बात हमेशा याद रखना, जो कंपनी को पैसा मिला है डिबेंचर इशू करके, तो कंपनी को बाद में क्या करना पड़ेगा, यही पैसा रीपे भी करना पड़ेगा। और किसे रीपे करना पड़ता है बताना, ये आपके डिबेंचर होल्डर्स को रीपे करना पड़ता है। ठीक है, तो पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो कंपनी के पास में आएगा पैसा, बट ये क्या माना जाएगा, कंपनी का लोन माना जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, अब क्योंकि लोन लिया है कंपनी ने तो कंपनी क्या देगी बताना, इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट भी कैसे देगी बताओ, फिक्स रेट पे देगी। तो भले ही कंपनी में प्रॉफिट हो
मत हो, बट डिबेंचर पे इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। ओके, और कुछ टाइम पीरियड के बाद ये जो पैसा होता है ये डिबेंचर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा, रीपे भी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीपे द अमाउंट टू योर डिबेंचर होल्डर्स आल्सो। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, तो ये होता है आपका डिबेंचर। अब हमें सीखना है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। वैसे तो इनके अलग अलग टाइप्स वगैरह भी देके रखे हुए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है बच्चों आपको बेसिकली अभी डिबेंचर्स का इतना पार्ट समझ जाए तो हम लोग जो थ्योरी है ये थ्योरी को हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग थ्योरी को थोड़ा सा पीछे रखेंगे और सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंटिंग के साथ में। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, शेयर्स इशू करना ओके और डिबेंचर इशू करना, इसमें फर्क क्या होता है ये आपको बताना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं जाएंगे। ओके, देखो कंपनी है, कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो ये बंदे कौन बनते हैं, शेयर होल्डर्स बन जाते, और ये भी कंपनी को क्या देते बताना, मनी देते। ठीक है, लेकिन ऐसे केस में क्या हम लोग ऐसा बोलेंगे कि कंपनी ने लोन लिया, तो जवाब है यहां ऐसा नहीं बोला जाता। बट जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तब बोला जाएगा जरूर कि कंपनी ने लोन लिया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना डिबेंचर इशू करके जो कंपनी के पास पैसा आता है वो होता है कंपनी का बोरोड कैपिटल, वो होता है कंपनी का बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल का मीनिंग होता है कंपनी ने बोरो किए क्या, पैसे। ठीक है, और ये ऐसा कैपिटल है जो आपने बोरो किया है लोगों से, जबकि ये जो लोन लिया है कंपनी ने, तो ये जो लोन टेकन होता है, सॉरी ये जो शेयर्स इशू करके कंपनी के पास आता है पैसा, ये कंपनी का ओन्ड कैपिटल होता है, मतलब ये कंपनी का खुद का कैपिटल माना जा सकता है। ओके, ये जो आपके डिबेंचर्स है ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको रीपे करना पड़ता है, बट ये शेयर्स पे जो आपने पैसा लिया है तो ये आपको रीपे तब तक नहीं करना पड़ता जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो जाए। ओके, टिल कंपनी वाइंड अप, मतलब एक बार शेयर होल्डर से, और ये स्पेसिफिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात चल रही है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको वापस देना पड़ता है, बट अगर इक्विटी शेयर्स आपने इशू करे, आपके पास आया पैसा, तो याद रखना इसे आपको रीपे करना ही नहीं पड़ेगा। और आपको कब तक रीपे करने की जरूरत नहीं है, टिल द कंपनी इज वाइंड अप, जब तक कंपनी आपकी बंद नहीं होगी तब तक आपको कोई पैसा रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं होगी। इज दैट क्लियर? आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, हमेशा याद रखना ये शेयर्स जो होता है ये ओन्ड कैपिटल होता है, जबकि डिबेंचर इशू करना बोरोड कैपिटल होता है। डिबेंचर जब भी कंपनी इशू करती है तो उस पर देना पड़ता है इंटरेस्ट, और वो भी कैसे, फिक्स रेट पे। लेकिन जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को क्या देना पड़ता है बताना, डिविडेंड देना पड़ता है। ओके, और वो भी फ्लक्चुएटिंग रेट पे। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप एक ही रेट पे डिबेंचर जैसा इंटरेस्ट दो। जैसे डिबेंचर में होता है कि प्रॉफिट हो ना हो 10% तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। डिविडेंड में ऐसा नहीं होता, डिविडेंड में आप 5% भी डिविडेंड दे सकते हो, 10% भी दे सकते हो, 15% भी दे सकते हो, एज डिसाइडेड बाय द कंपनी। ओके, बट डिबेंचर में फिक्स रेट पे इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। इन दोनों में के बीच में और एक डिफरेंस है, प्रॉफिट हो ना हो। ओके, प्रॉफिट हो या ना हो आपको ये इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें आपके डिविडेंड की, तो याद रखना बच्चों आपको डिविडेंड तभी देना पड़ता है जब आपका प्रॉफिट होगा। ओके, प्रॉफिट होगा तो ही आप डिविडेंड दोगे, नहीं तो फिर आप लोग कोई डिविडेंड देने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये सब बातें यहाँ पे आ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक बेसिक मोटा मोटा डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा। बट बेटा एक बात बताओ, भले ही आपकी बोरोड कैपिटल है, मींस कोई लाइबिलिटी है, या फिर आपकी ओन कैपिटल है,
तो कैपिटल भी लाइबिलिटीज में ही दिखता, एज वेल एज बोरोड कैपिटल भी लाइबिलिटीज में ही दिखता। तो ये दोनों भी चीजें क्योंकि आपके लाइबिलिटीज में ही दिखती है, तो आप ऐसा मान के चलो जैसे आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करी थी काय की आपके शेयर्स की, ऑलमोस्ट वैसी ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है आपके इशू ऑफ डिबेंचर्स की भी। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अब हम लोग जरा सा मॉडल में चले जाते हैं। ओके, इशू ऑफ डिबेंचर। तो बच्चों एक चीज याद रखना, हमारे जो डिबेंचर्स है ओके, तो वो रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल बोले तो जिसको रीपे करना पड़ता है। और मैं आपको बोल भी रहा हूं ना कि जो आपके डिबेंचर्स होंगे उन्हें आपको एक फिक्स टाइम के बाद क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। तो रीपे करना पड़ता है बोला तो इसका मतलब है कि आपके डिबेंचर कौन से है, रिडीमेबल डिबेंचर्स है और रीपेबल डिबेंचर्स है। ओके, तो याद रखो जब भी आप रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करोगे, व्हेनेवर यू आर इशूइंग व्हाट, रिडीमेबल डिबेंचर्स, तो उसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, और कैटेगरीज यहां पे क्या क्या दिए बच्चों, तो आप देख सकते हो। सबसे पहली है डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट। तो अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, देखो मैं आपको अभी बता रहा हूं, हम क्या देख रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर। और हमेशा याद रखो जो भी डिबेंचर्स आप लोग इशू करते हो तो उन्हें रिडीम करना पड़ता है। रिडीम करने का मतलब क्या हो गया, उन्हें एक पीरियड के बाद रीपे करना ही पड़ता है। तो जो आप लोग इशू ऑफ डिबेंचर करोगे जो रिडीमेबल रहेंगे तो उनकी कुछ कैटेगरीज होती है, उन्हें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो कौन कौन सी कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड किया जाएगा, तो सबसे पहला डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट। मतलब डिबेंचर आपने इशू किया है काय पे, पार पे, और उसको रिडीम कर रहे हो या तो पार पे या फिर डिस्काउंट पे। ओके, तो ये सवाल यहां पे आता है, इसका मीनिंग क्या है एक बार हम लोग यहां पे समझ के लेते हैं, फिर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में समझाता हूं, ध्यान से देखना। देखो इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार और डिस्काउंट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, नंबर 1 issued at par and redeemable at par or discount। ओके, अब इसका बेसिकली मीनिंग क्या निकलता, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू है ₹100 और आप इसे इशू कर रहे हो 100 रुपीज पे ही। ओके, अगर आपका कोई डिबेंचर है और उसकी फेस वैल्यू कितनी है बताओ, 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, तो अगर आप उसे इशू कर रहे हो 100 पे ही तो उसको बोलते हैं इशूड एट पार। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इशूड एट पार। दूसरी बात, ये आपने इशू तो किया है पार पे, बट जब रीपेमेंट का टाइम आएगा, रिडेम्पशन का टाइम आएगा, तो आप रिडीम भी कर रहे हो या तो 100 रुपीज पे या डिस्काउंट पे, माने 90 पे भी आप लोग उसे रिडीम कर सकते हो। दो ऑप्शंस आर देयर, रिडीम करते वक्त या तो आप 100 पे रिडीम करोगे या फिर 90 पे रिडीम करोगे, दोनों में से आपके पास में एक ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो इसको बोलते हैं डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार और एट अ डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हुआ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी ने इशू किया है डिबेंचर किसी पर्टिकुलर बंदे को, तो ये बंदा कंपनी को कितना पैसा देगा, 100 रुपीज। क्यों, क्योंकि इशूड एट व्हाट, पार। पार बोले तो फेस वैल्यू पे ही आप इशू कर रहे हो, तो ये बंदा कंपनी कितना देगा, 100। बट जब कंपनी इसे रीपे करेगी, वापस से पैसा देगी, तो कंपनी भी कितना दे देगी, या तो 100 या तो फिर 90 देगी। तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आती है क्या नहीं, तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे एक एक करके पढ़ने वाले। ओके, तो पहली वैरायटी वहां पे वैसा लिखा तो है, बट यहाँ एंट्री वाइज देखो तो पहली वैरायटी है रिडीमेबल या सॉरी डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो आप इतना पकड़ के चलो, कंपनी जब इशू कर रही है डिबेंचर
तो कंपनी के पास में आएगा 100 रुपीज, बट जब कंपनी रिडीम करेगी, रीपे करेगी, तो 100 रुपया ही कंपनी वापस से देने वाली है। ठीक है, तो जब ऐसा आपका क्वेश्चन आ जाए या आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कंपनी जब इशू करती है पार पे ही कर रही है, मतलब जितनी फेस वैल्यू है उतने पे ही डिबेंचर्स इशू हो रहे, और दूसरी बात कंपनी जब रिडीम करेगी, जब पैसा रिटर्न करेगी, तो वो भी उतना ही करेगी जितना उनको मिला था, मतलब फेस वैल्यू मिली थी तो फेस वैल्यू ही अगर रिटर्न कर रही हो तो इसे बोला जाएगा इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, मतलब जब पैसा मिलेगा तो पार में मिलेगा, मतलब फेस वैल्यू जितना, और रिटर्न करेंगे तो वो भी फेस वैल्यू के जितना ही रिटर्न करेंगे। ओके, अब सवाल है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या मारी जाएगी। देखो, डिबेंचर के इशू के टाइम भी पैसा वैसे ही आता है जैसा शेयर्स में आता, मतलब एप्लीकेशन में आता है, अलॉटमेंट में आता है, कॉल में आता है, तो ये सब चीजें तो जैसे के वैसे रहेंगी। ठीक है, तो अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आए तो हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल ऐसे उसको सॉल्व करेंगे, बट अब जब अकाउंटिंग एंट्री देख रहे हैं तो यहां पे से बेसिक नेट इफेक्ट क्या आता उसमें हम लोग फोकस करेंगे। जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है पार पे और रिडीम भी करेगी पार पे, तो इसकी एंट्री क्या आएगी बच्चों, तो बात सुन के लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो मैंने साथ में मार दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर इसको रिवर्स कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट या परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब ये परसेंटेज क्या होता है बच्चों, तो हमेशा याद रखना, जब भी डिबेंचर आप इशू करते हो तो वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू कर रहे, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पहले से दिया जाता है, और हमेशा हम जैसे वहां टू इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह लिखते थे, तो यहां पे क्या लिखने का, डिबेंचर लिखना, बट डिबेंचर के वहां पे जरूर परसेंटेज भी लिखना। ओके, तो आपको समझ रहा होगा, तो ये एंट्री तो हमारे वो एप्लीकेशन के जैसी है। हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर करते थे इक्विटी शेयर कैपिटल को। यहां हो तो वही रहा है, लेकिन हम लोग जहां इक्विटी शेयर ऐसे वर्ड यूज करते थे, तो यहां पे डिबेंचर ऐसे वर्ड्स यूज करने लग जाएंगे। एंट्री विल बी सेम, तो देखो एंट्री क्या रही, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये होगी आपकी एंट्री व्हेनेवर यू आर इशूइंग डिबेंचर एट पार, क्या बोल रहा हूं, व्हेनेवर यू आर इशूइंग डिबेंचर्स एट पार एंड दे आर रिडीमेबल एट पार, तो वो जब दोनों भी पार पे होगा तो आपकी ऐसी एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, तो ऐसी एंट्री आप लोग यहाँ पे पास कर दोगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, चल एक बार देख लेते मॉडल से। तो इसने क्या किया, देखो वैसे किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। तो जहां आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते थे ना बच्चों, तो वहां पे डिबेंचर लिख देना, क्योंकि अब ये डिबेंचर है ना, तो डिबेंचर लिखो और ये परसेंटेज लिख देना जो आपको क्वेश्चंस में गिवन होता है। ठीक है, अब इतने के बेसिस पे एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है, ये हमारे नोट्स में भी है, या मॉड्यूल में देखना है तो मॉड्यूल में भी आपको मिल जाएगा इल्लू 1। ठीक है, नोट से ही कर लेंगे हम लोग। चल देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे इल्लू 1। Amol Limited issued 40 lakhs 9% debentures of 50 each payable on application as per the term mentioned in the prospectus and redeemable at par at any time after 3 years from the date of issue. Record necessary entries for issue of debenture in the books of Amol Limited. तो ये क्वेश्चन देख के एक बात समझ में आ गई कि ये जब इशू कर रहे हैं ना बच्चों,
तो इशू कर रहे हैं पार पे, क्योंकि अगर प्रीमियम पे इशू करते तो लिख के देते कि बाबा इतने के प्रीमियम पे दे रहे, बट प्रीमियम के बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ, तो आप ऐसा मानोगे कि ये जो डिबेंचर्स है वो आप लोग इशू कर रहे हो एट पार। ये काय पे इशू हो रहे हैं? एट पार, ठीक है। और ये रिडीमेबल काय पे होने वाले? पार पे हो गए 3 साल बाद। तो ये वो वाली वैरायटी हो गई। ऐसा देख के आपको समझना पड़ेगा कि ये वैरायटी कौन सी चल रही है, कौन सी कैटेगरी है। तो दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो ये वाली वैरायटी का आप लोग सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें इतना मगजमारी की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लेंगे। चलो, कौन सा लिमिटेड? अमूल लिमिटेड। अमूल लिमिटेड जर्नल बुक। अमूल लिमिटेड जर्नल बुक। चलो, अब सबसे पहले आप लोगों को ये जो 50 रुपीज है वो 40 लाख डिबेंचर्स पे मिलेंगे। तो आप यहाँ पे एंट्री क्या पास करने वाले हो? तो एंट्री विल बी लाइक दैट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। साथ में ही मार दो, हम ऐसा मानेंगे कि भाई पूरा पैसा हमको साथ में मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो बताओ कितना पैसा आपको मिला होगा? तो 40 लाख डिबेंचर्स इनटू 50 रुपए हर डिबेंचर पे मिले होंगे। ओके, तो 40 लैक्स इनटू 50, दैट कम्स टू कितना बच्चों? 20 करोड़। ओके, ये कितना आएगा? 20 करोड़ आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 20 लिख देंगे और ऊपर लिख देते रुपीज इन करोड़। ओके, इतने सारे जीरो लगाना, उससे अच्छा है 20 करोड़ ऐसे ही लिख दो। तो ये हुआ आपका ये वाला पर्टिकुलर पार्ट। तो यहां पे भी लिख दूंगा 20 करोड़ और ब्रैकेट में लिख देना बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकते हो आप लोग, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, तो ये हुआ पहला काम। अब ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, इसे उठा के ट्रांसफर करो डिबेंचर्स में। ये डिबेंचर कितने परसेंट वाले हैं? 9% वाले। एंट्री क्या होगी बच्चों? तो ध्यान से सुनना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट को क्या करेंगे? 9% डिबेंचर अकाउंट। और कितना जाएगा इसको? यही अपना 20, दैट्स इट। यहां पे लिख देना बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ओके, तो डिबेंचर को हमने ट्रांसफर कर दिया, ऐसा आपने लिख दिया। ओके, देखो इसमें शॉर्टकट मारना है तो आप एक चीज समझ सकते हो, ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ और यहां पे डेबिट हुआ, तो वो क्रेडिट डेबिट तो कैंसिल हो गया। तो आप अगर एक नेट एंट्री मारते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, तो वो भी चलता था। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, ऐसी भी एंट्री मारते हो तो भी चले, कोई उसमें डरने की बात नहीं रहेगी। ओके, हाँ, बट आप मार्क्स देख के काम करना। अगर 4 मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए, तो आप एक एंट्री मार के आपका काम नहीं होगा, तो चुपचाप अपनी 2 एंट्रीज मार लेना। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। देखो है कुछ नहीं, जैसे आपने इक्विटी शेयर का काम किया था वैसे ही ये भी हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ अलग तो है ही नहीं। ओके, तो बस आपको वही लॉजिक्स लगाने जो हम लोगों ने वहां सीखे थे। अब मैं उसके पीछे लॉजिक नहीं बोलते बैठूंगा कि भाई आपको डिबेंचर का पैसा आया, किससे आया? लोगों से आया। लोगों से आया तो सबका नाम लिख नहीं सकते, तो क्या लिख दिया? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दिया। मैं इतना बोलते नहीं बैठूंगा, पहले ही मैंने आपको बोल दिया है बोलते बोलते, बट फिर भी मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा। ओके, तो फिर
ये क्योंकि पैसा हमको ऑलरेडी मिल गया तो हम लोगों ने उसे क्रेडिट कर दिया। अब क्योंकि ये आपको भी पता है टेम्पररी अकाउंट होता है, उसको उड़ाना पड़ता, उड़ाने के लिए हम लोगों ने क्या करके बैठे बताना, उसे डेबिट करके बैठे। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ आपका ये वाला काम तमाम। ठीक है, दिस वाज योर इल्लू 1 या क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बच्चों इसमें हम लोग अब नेक्स्ट वैरायटी देखेंगे, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी है issued at discount and redeemable at par। अब ये बेसिकली क्या चीज है ये हमको एक बार समझ के लेनी पड़ेगी। अब ऐसा मान के चलो कोई डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू है 100। ठीक है, तो कंपनी जब ये डिबेंचर इशू कर रही है तो इसे इशू कर रही है डिस्काउंट पे। ओके, डिस्काउंट बोले तो जितना फेस वैल्यू है उससे कम पे कंपनी इशू करेगी। लेट्स से 90 पे कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है। ठीक है, लेकिन जब रिडीम करने की बारी आएगी तो याद रखना कंपनी उससे रिडीम कितने पे करने वाली है, एट पार, मतलब जो फेस वैल्यू है उसी पे रिडीम करेगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा, कंपनी इशू कर रही 90 पे कर रही और जब रिडीम कर रही तब पार पे कर रही। अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊं तो देयर इज वन कंपनी, ये कंपनी ने डिबेंचर इशू किए है इस ए नाम के बंदे को, और इसको इशू किया तब इस बंदे ने कंपनी को दिए 90 रुपीज। अच्छा, क्यों 90 रुपीज दिए इसने, क्योंकि कंपनी ने तो डिबेंचर इशू काहे पे किए हैं, डिस्काउंट पे। तो 100 की फेस वैल्यू होगी तो कंपनी ने 90 पे ही इशू किया, तो कंपनी के हाथ में पैसा कितना आया, 90 रुपीज का आया। ओके, बट जब इसे रिडीम करने की बात आ रही है, ओके, व्हेनेवर द कंपनी इज गोइंग टू रिडीम इट, तो कंपनी रिडीम करने वाली है इसको ₹100 में। मतलब क्या हुआ, कंपनी को मिलते टाइम मिले 90 रुपीज, बट देते टाइम कंपनी बेचारी कितनी दे रही है, 100 रुपीज दे रही है। ओके, तो इसी को बोला जाता है इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है, तो जब कंपनी इशू करेगी तो डिस्काउंट पे इशू करेगी, और जब रिडीम करने की बारी आएगी, रीपे करने की बारी आएगी, तो कंपनी पूरे 100 रुपीज में, या मैं बोलूंगा जो भी फेस वैल्यू होगी उस पर रिडीम कर देगी। इज दैट क्लियर? आप बोलेंगे सर डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है क्या, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर शेयर्स की बात है तो शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर से तो बात अलग है, वो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, बट बाकी कोई भी शेयर्स इशू नहीं हो सकते हैं डिस्काउंट पे। हाँ, री इशू करते वक्त आप उसे डिस्काउंट पे कर सकते हो, बट ओरिजिनली इशू नहीं कर सकते हो एट डिस्काउंट। बट डिबेंचर में ऐसा कुछ नहीं होता, डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कंपनी कर रही है डिस्काउंट पे, तो कंपनी को मिले 90, बट जब कंपनी रिडीम करेगी, जब पैसा वापस देगी, तो कितना पैसा दे रही है, 100 रुपीज दे रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा बच्चों, कि कंपनी को सीधे सीधे बोलो तो 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। अरे बात समझे कि नहीं समझे, कंपनी को ये 10 रुपया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि कंपनी को मिल रहे कितने थे, 90, और बेचारी कंपनी दे कितना रही है, 100, तो देयर इज लॉस टू द कंपनी। ठीक है, तो अब सवाल है, ऐसे जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आपको दिख जाए कि कंपनी ने इशू किए हैं डिबेंचर एट डिस्काउंट और कंपनी उसे रिडीम कर रही है काय पे, पार पे, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों। पहले तो आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तब बिंदास एंट्री मारना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सॉरी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब मैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में मिला ऐसे समझ के मैं एंट्रीज यहां पे पास कर रहा हूं।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपने एंट्री पास करी है प्राइमरीली। और फिर उसके बाद ये जो आप लोगों ने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट करके रखा ना बच्चों, इसको उठा के क्या कर देना, डेबिट। तो फिर आपकी एंट्री क्या बन रही है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसको कर देना डेबिट। और क्योंकि जब आप इश्यू कर रहे हो डिस्काउंट पे, रिडीम कर रहे हो पार पे, तो ये 10 रुपीज आपके लिए लॉस है, और लॉस को अपन क्या करते, डेबिट करते। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो आप इनको क्या कर देंगे, उठा के डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट किया, 2 यहां पे कर देंगे क्या, हाँ कितना परसेंट डिबेंचर, जो भी परसेंटेज ऑफ डिबेंचर रहेगा तो वो आप यहां पे लिख देना, 2 परसेंटेजेस ऑफ डिबेंचर अकाउंट, दैट्स इट। तो ये हुआ आपका यहां तक का काम। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो फिर ये हो गया आपका ये वाले पर्टिकुलर एंट्रीज का काम तमाम। ठीक है, तो ऐसी ही एंट्रीज मारेंगे। देखो आप जैसे इक्विटी शेयर के टाइम मार रहे थे ना बच्चों, वही तो हम लोग कर रहे हैं, और क्या अलग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। हाँ सिर्फ इतना याद रखो, क्योंकि आपने इश्यू किया था डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहे हो पार पे, तो वो 10 रुपीज जो है ना, उसका आपको मिला क्या, फायदा, सॉरी आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये जो लॉस होता है वो हमेशा हम लोग डेबिट करते हैं। तो फिर किस हेड को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करेंगे। ओके, तो ये हुई आपकी अकाउंटिंग एंट्री। ठीक है, अब हम लोग जरा सा नजर घुमा के आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन ऑफ योर मॉड्यूल, हमने फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं किस पे, सेकंड पे। चलो देखते हैं। अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़ 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ओके, मतलब 1 करोड़ डिबेंचर इशू किए 8%, और वो भी कितने पे, 100 ईच के, एट डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब अगर 100 का डिबेंचर होगा तो आप उसको इशू कर रहे हो 90 पे। ओके, रिडीमेबल एट पार, और ये रिडीम काहे पे होगा, पार पे, मतलब इशू होगा 90 पे बट रिडीम होगा पार पे। ठीक है, 10 रुपया लॉस होगा। एट द एंड ऑफ 10th ईयर, तो 10th ईयर के बाद आप लोग उसे रिडीम कर दोगे। मनी वॉज पेबल एज फॉलोज, पैसा ऐसे पे किया जाएगा, 30 ऑन एप्लीकेशन, 60 ऑन अलॉटमेंट। तो 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 60 रुपए अलॉटमेंट पे। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा, तो बेटा देखो ना, 90 ही तो रुपीज आएंगे ना आपको, क्योंकि हमारा है तो फेस वैल्यू 100 का शेयर डिबेंचर, बट हम 10 के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो हमें आएंगे कितने, 90 रुपीज तो आएंगे। और हमेशा याद रखो, जब कुछ ना बोला जाए ना, तो ऐसा मान के चलना कि डिस्काउंट जो है वो अलॉटमेंट में ही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, अलॉटमेंट मनी जो है वो डिस्काउंट काट के हमको मिलेगी, ऐसा मानना पड़ता है। ठीक है, जैसे अपने को प्रीमियम जनरली काय के अंदर दिखता अलॉटमेंट मनी में, वैसे ही डिस्काउंट जो है वो एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट के टाइम, ऐसा आपने मान के हमेशा एंट्रीज पास करना। ओके, तो अब सवाल है इसकी एंट्रीज कैसे आएगी, तो आपको इसकी पास करनी है जर्नल एंट्रीज। तो चलो हम लोग बना लेते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। किसके बुक्स में कर रहे हैं, अतुल लिमिटेड। तो यहां पे लिख देंगे अतुल लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। तो ये बन गया हमारा पूरा फॉर्मेट। ओके, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, चलो देखना है, देखते हैं। क्वेश्चन है
अतुल लिमिटेड के हिसाब से 1 करोड़ 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट 10% रिडीमेबल एट पार आपने इशू किया है। तो इशू किया है डिस्काउंट पे जो रिडीमेबल एट पार, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन पे तो कितने मिले होंगे 30। तो यहां पे आप लोग एंट्री पास कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 30 इंटू 1 करोड़ दैट कम्स टू कितना बताना 30 करोड़। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो लगा तो ऊपर ये सारा रुपीज इन करोड़ है, ओके, रुपीज इन करोड़ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1 करोड़ इंटू 30 दैट कम्स टू कितना 30 करोड़। तो यहां पे 30, यहां पे 30, ठीक है। यहां पे लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। फिर इसके बाद आप ही लोग मुझे बताना ये जो आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला इसे ट्रांसफर कर देंगे हम लोग कहां पे, आपके डिबेंचर कैपिटल में। तो यहां पे लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये कितना परसेंट डिबेंचर है 8%, तो यहां पे लिख देना टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, और कितना ट्रांसफर होगा पूरा 30 का 30। यहां पे लिख दो बी डिबेंचर एप्लीकेशन मनी, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर कैपिटल, ओके, ट्रांसफर टू डिबेंचर कैपिटल। अब इतना होने के बावजूद हम लोग जरा सा और आगे बढ़ेंगे। अब ये तो एप्लीकेशन का पैसा मिला, अब कौन सा पैसा बाकी है बच्चों, तो ये अलॉटमेंट का बाकी है, और यहीं पे हमें डिस्काउंट भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एंट्री आएगी पहले ड्यू की एंट्री। आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करते थे, तो अब यहां पे क्या करना है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो यहां पे कर देंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये कितने से डेबिट होगा तो बताओ, डिस्क आपका कितने का अलॉटमेंट है 60 का, तो 60 इंटू 1 करोड़, 1 करोड़ डिबेंचर्स है, उस हिसाब से 1 करोड़ इंटू 60 करेंगे तो इन टोटलिटी 60 करोड़ से आपका डेबिट होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके अलावा आप लोग ये याद रखना कि यहाँ पे आपको डिबेंचर भी डिस्काउंट भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब अभी इशू कर रहे हो डिबेंचर्स तो वो आप लोग 10% के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो। तो फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम लोगों को जरूर यहाँ उसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा। तो फिर हमारी एंट्री क्या आएगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो ये कितना डिस्काउंट आएगा तो तुम ही समझ के मुझे बताना। तो बहुत सीधी सी बात है बच्चों, 100 का था वो 10% डिस्काउंट आ रहा है, इसका मतलब 10 रुपया डिस्काउंट का आएगा। तो आप क्या करोगे 10 इंटू 1 करोड़, 10 इंटू 1 करोड़ दैट कम्स टू कितना 10 करोड़। तो डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट 60, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 करोड़, और फिर तो क्या करने वाले हो बच्चों, जो भी परसेंटेज ऑफ आपका डिबेंचर होगा उससे आप लोग क्रेडिट कर दोगे। तो हमारा कितना परसेंटेज ऑफ डिबेंचर है, ये 8% डिबेंचर है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे टू 8% डिबेंचर अकाउंट, टू 8% डिबेंचर अकाउंट। और ये चीज याद रखो बच्चों, आपने यहां पे 30 रुपीज के हिसाब से डिबेंचर को अमाउंट ट्रांसफर कर दी थी, तो अब बचे हुए जो आपके पैसे हैं 70 रुपीज उतना आपको डालना पड़ेगा डिबेंचर को, तभी पूरी फेस वैल्यू से क्रेडिट हो पाएगी। तो हम यहां पे क्या करेंगे बताना, 70 इंटू 1 करोड़, क्योंकि देखो 30 एप्लीकेशन पे और 70 इसके, तभी जाके वो 100 की फेस वैल्यू का कोटा कंप्लीट होगा। तो फिर यहां पे 70 इंटू 1 करोड़ दैट कम्स टू कितना 70 करोड़। तो ये आपकी एंट्री आएगी, और यहां पे क्या लिख दोगे, बीइंग
allotment due, being allotment due। आप इसकी कंबाइन भी एंट्री मार के उसे शॉर्ट में निपटा सकते हो, बट अगर आपको यहाँ पे दोनों अलग अलग दिया गया है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलूंगा कि आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने उसे सेपरेटली लिख देना। ओके, उसके बाद अब लास्ट में ये डिबेंचर अलॉटमेंट का हमने बताया था कि भाई 60 करोड़ आना बाकी है। अब ले लो 60 करोड़, तो एंट्री क्या आएंगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये कितने की आएगी बताना, 60 करोड़ की। यहां पे लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दैट्स इट। तो ये हुआ ये पूरा पर्टिकुलर काम तमाम। ओके, आई होप सबके दिमाग में ये सब बातें जा चुकी होंगी। ठीक है।